अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज अली। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का आगाज करेंगे कराची से, जहां जजीरों पर शहर आबाद करने के तनाज़े पर वजीर आज़म इमरान खान का अहम बयान सामने आया है। विफाक और सिंध मिलकर मामला तय करें, वजीर आज़म ने हिदायत जारी कर दी हैं। वजीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात हुई है। बिल्कुल, जिसमें बंडल आइलैंड से मुताल्लिक़ उमूर पर भी बातचीत हुई है। वजीर आज़म ने हिदायत की है कि बंडल आइलैंड से मुताल्लिक़ उमूर सिंध हुकूमत के साथ मिलकर तय किए जाएँ। बंडल आइलैंड मनसूबे से सरमायाकारी और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। आपको बताएं कि कराची से हम बुलेटिन का आगाज़ कर रहे हैं, जहां जजीरों पर शहर आबाद करने के तनाज़े पर वज़ीर आज़म इमरान खान का अहम बयान सामने आया है। विफाक और सिंध मिलकर मामला तय करें, वज़ीर आज़म ने यह हिदायत की है। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मुलाकात की है, जिसमें बंडल आइलैंड से मुताल्लिक़ उमूर पर भी बातचीत हुई है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि बंडल आइलैंड से मुताल्लिक़ उमूर सिंध हुकूमत के साथ मिलकर तय किए जाएँ। बंडल आइलैंड मनसूबे से सरमायाकारी और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की, और अब से कुछ देर पहले गवर्नर सिंध ने और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने भी मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उनका ये कहना था कि ये पाकिस्तान का पहला ऐसा शहर है जो कि जामे प्लान के तहत बनाया जाएगा और सिंध के लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म चाह रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस मनसूबे पर काम शुरू हो, और 2 शहर यहाँ पर वज़ीर आज़म आबाद करना चाह रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आने वाले वक्तों में ये दुबई से भी ज़्यादा आगे होगा। विफाक और सिंध मिलकर मामला तय करेंगे, वज़ीर आज़म ने ऐसी हिदायत जारी की है। वज़ीर आज़म इमरान खान की गवर्नर सिंध से भी इस मामले पर मुलाकात हुई है। मुलाकात में ये उमूर भी ज़ेर बहस आया, और इस मुलाकात में ये बात हुई कि बंडल आइलैंड से मुतल्लिका उमूर जो हैं वो बखूबी निभाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की हैं कि बंडल आइलैंड से मुताल्लिक उमूर सिंध हुकूमत के साथ मिलकर तय किए जाएंगे, और इस सिलसिले में गवर्नर सिंध की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात भी मुतवक्के है। बंडल आइलैंड सिंध का है, सिंध का ही रहेगा। यहाँ सयाहत को फ़रोग़ दिया जाएगा ताकि शिमाली इलाका जा से सयाहत सिंध की तरफ आए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया है। मजीद क्या कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। सिंध का हिस्सा है, सिंध का हिस्सा रहेगा, सिंध में ही रहेगा। बंडल आइलैंड को उठा के इस्लामाबाद के करीब ला के नहीं बसाया जा रहा, वहीं पर रोज़गार में इजाफा होगा। तो लिहाजा जो इस वक्त सिंध में कमी है टूरिज़्म की, जहाँ टूरिस्ट सिंध की तरफ नहीं आते, नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ आते हैं, उससे ये टूरिज़्म अट्रैक्शन भी होगी बहुत बड़ी, क्योंकि एक जो वाटर लाइन पाकिस्तान के पास है, कोस्टल लाइन, उसका खातिर का इजाफा नहीं हो रहा, तो उस खातिर का फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा। तो फाइनेंशियल फ़ायदा इस सूरत में, बंडल आइलैंड की सूरत में इंशाल्लाह वो उठाया जाएगा। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कहा है कि ये जज़ायर पोर्ट कासिम अथॉरिटी की हुदूद में आते हैं, ताहम इसमें तनाज़े की कोई बात नहीं है। इसके फ़वाइद सिंध को ही हासिल होंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका मज़ीद क्या कहना था, सुन लेते हैं। 73 में पोर्ट कासिम अथॉरिटी जब बनी थी, उसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन हुए थे। उसके कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये जो आइलैंड्स हैं, जजीरे बहुत सारे आते हैं, कुछ उस कोऑर्डिनेट्स के बाहर हैं, कुछ उस कोऑर्डिनेट्स के अंदर आते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि DHA फेज 8 जो है उसका भी बड़ा हिस्सा पोर्ट कासिम अथॉरिटी के अंदर आता है, और पोर्ट कासिम अथॉरिटी से उन्होंने लीज की हुई है ज़मीन, और रेंट पर आए DHA ने पोर्ट कासिम अथॉरिटी को, और इसी तरह KPT को भी बनाया, क्योंकि कुछ हिस्सा KPT में आता है। तो ये फेडरल कोऑर्डिनेट्स जब बने थे, तो ये फेडरल के अंदर एक लीज के तहत वहाँ पे कुछ नेवी भी है, नेवी की फोर्सेस, वो लीज पोर्ट कासिम ने इशू की हुई है नेवी की। कभी चांद पर झगड़ा तो कभी ज़मीन का तनाज़ा, दुनिया चांद से भी आगे निकल गई है, मगर हम तरक्की की दौड़ में शामिल होने के बजाय लड़ाई की रेस में सबसे आगे हैं। अरबों रुपए की सरमायाकारी लाने के लिए विफाक ने जजीरों को आबाद करने का सोचा तो सिंध हुकूमत आड़े आ गई। ये जज़ायर कराची के साहिल से कितनी दूर हैं और इसकी जोग्राफियाई हैसियत कितनी अहम है, शयान सलीम आपको बताएंगे। कराची के जज़ायर पर विफाक और सिंध में एक तनाज़ा खड़ा हो गया। ये जजीरे कराची से कितना दूर है, इसकी जोग्राफियाई अहमियत कितनी ज्यादा है, ये जानने के लिए हम इब्राहिम हैदरी से बंडल आइलैंड तक सफर करेंगे।
45 मिनट सफर के बाद हम बंडल आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। इसके खास मनाजिर देखते हैं। गैर आबाद जजीरों को आबाद करने के लिए विफाक ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है और एक अथॉरिटी बनाई है जिसका नाम है पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो यहाँ पर तामीरात का काम करेगी, मगर सिंध हुकूमत ने जिसने विफाक को इजाजत दी थी यहाँ पर तामीराती कामों की, उसने मुखालफत कर दी है और विफाक से ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा किया है। बंडल आइलैंड को मकामी लोग भंडार आइलैंड भी कहते हैं। इसके साथ दीगर जजीरे भी हैं और तकरीबन 12,000 एकड़ से जायद रकबे पर ये जजीरे फैले हुए हैं। माहीगीर हैं, वो अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं। उनका रोजगार इन जजीरों से वाबस्ता है। आबी हयात के लिए ये जजीरे, ये मैंग्रोव्स के जंगलात हैं, वो अहमियत रखते हैं। पहली बार नहीं हुआ, मुशर्रफ के दौर में भी इन जजीरों को आबाद करने की कोशिश की गई थी और 2012 में भी यहाँ सरमायाकारी की कोशिश की गई, जबकि इस बार विफाक के फैसले को मुस्तरद करते हुए सिंध काबीना ने कहा है कि ये जजीरे सिंध की मिल्कियत है। दुनिया भर में जजीरों को आबाद करने के लिए भरपूर प्लानिंग की जाती है। इसकी ताज़ा मिसाल दुबई है, जहां जजीरे के अंदर पूरा शहर आबाद करके सालाना अरबों डॉलर कमाए जा रहे हैं। हमारी तरक्की कब तक सियासत की नजर रहेगी, कुछ नहीं पता। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, सामा, कराची। हम तो काम करने के लिए तैयार थे, मगर सदारती ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया? अब सिंध हुकूमत बंडल आइलैंड पर कोई बात नहीं करेगी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने साफ साफ कह दिया। जाहिर है उन्होंने जब हमें लेटर लिखा तो इसका मतलब यही था कि ये जो आइलैंड है ये सिर्फ गवर्नमेंट की उसमें आते हैं, तो उसके लिए हम बिल्कुल काम करने के लिए तैयार थे। इन्होंने बजाय उसके कि उस पर नेगोशिएशन करते, आकर हमने जब एक बात कर ली थी तरक्की के लिए तो हम तैयार हैं, इन्होंने एक सदारती ऑर्डिनेंस निकाल दिया। और वो ऑर्डिनेंस अगर आप पढ़ें तो उसकी जो शिकें हैं उसमें लिखा गया है कि किसी को भी जो वहां पे रहते हैं उनको किसी और जगह रिसेटल किया जाएगा। कोई भी अगर तामीरात वहां पे हुई है तो उनको भी खत्म किया जाएगा। फिर उसमें बड़ी सजाओं का लिखा गया है कि वो इतना सख्त जो है उनके साथ बर्ताव किया जाएगा। इसी ऑर्डिनेंस की वजह से जो है सिंध गवर्नमेंट अब इनसे कोई बात नहीं करेगी, ये सिंध गवर्नमेंट की मिल्कियत है। इसी से मुतालिक अदालती कार्रवाई। सिंध हाई कोर्ट ने जजीरों का इंतजाम विफाक के हवाले करने के खिलाफ दरख्वास्त पर विफाक और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया है कि पाकिस्तान आइलैंड अथॉरिटी का क़याम आइन की खिलाफ वर्जी है। एडवोकेट शहाब उस्तो के मुताबिक सिंध के जजीरे कानूनी तौर पर सूबे की मिल्कियत हैं। ऑर्डिनेंस के जरिए हुदूद में तरमीम गैर आइनी है। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत को 23 अक्टूबर तक तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी है। बंडल आइलैंड पर तो विफाक और सिंध हुकूमत आमने सामने है, मगर 1100 अरब रुपए के कराची पैकेज पर कोई खबर सामने नहीं आ रही है। बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि हर हफ्ते कराची में इजलास और मंसूबे पर गौर की बातें भी हवा में उड़ गई हैं। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदे संजय सादवानी ने हमें ज्वाइन किया। संजय, बड़ी बातें हो रही थी कि 1100 अरब का पैकेज शहर कायद को मिलेगा, किस्मत बदल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहाँ गई सारी बातें? और सिंध हुकूमत की जानिब से दोनों एक पेज पर थे। दोनों हुकूमत की जानिब से किया गया। वज़ीर आज़म कराची आए, एक माह पहले ये आया कि 6 तारीख को ऐलान किया गया कि 1100 किए जाए, लेकिन अमली तौर पर
ठीक है संजय, आपसे दोबारा से राबता करेंगे। अभी बताएं कि कराची पैकेज जो कि एक सवालिया निशान बन चुका है, कराची तरक्याती पैकेज झगड़ों की नज़र वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद भी अमली तौर पर कुछ भी नहीं हुआ। हर हफ्ते कराची में इजलास और मनसूबे पर गौर किया जाना था, लेकिन वो हफ्ता अभी तक नहीं आया। वफाक और सिंध हुकूमत के मनसूबे पर किसी काम में तेज़ी नहीं आ सकी। अवाम मुंतज़िर बैठे हैं और जो बातें थी वो हवा हो गई। वज़ीर आज़म के ऐलान पर बिलावल भुट्टो के रद्द अमल से इख्तलाफात शुरू हुए। रकम किसकी ज़्यादा है बहस हुई, लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हो सका। तो कराची पैकेज की बातें जो कि ख्वाब था और हम सोच रहे थे कि इस पर कुछ काम होगा, लेकिन कोई काम ना हो सका। मजीद डिटेल्स लेंगे संजय साधवानी से। जी संजय। बिल्कुल, ऐलान किया गया कि किया जाए, लेकिन तौर पर कराची वालों को 1 महीना गुजर गया है, गिरावट काम होते हुए। ठीक, संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद थे, बेहद शुक्रिया आपका। वफाकी हुकूमत की तवज्जो कराची पैकेज से बंडल आइलैंड की तरफ क्यों आ गई? क्या कराची अब नाकाबिले इस्लाह हो चुका है? सहाफ़ी के इस सवाल पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। अगर मैं रखूं कि क्या पंजाब नाकाबिल इस्लाह हो चुका है जो वहाँ पे नया शहर बन रहा है, नए शहर का इस्लाह इस दूसरे शहर के इस्लाह से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। नया शहर बड़े बड़े मुल्कों में बसाए गए हैं और नए शहर जब भी बसाए जाते हैं जब आपने इकॉनमी को बूस्ट देना होता है, तो लिहाजा इसका जो कराची पैकेज है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपनी जगह मौजूद है। बल्कि वज़ीर आज़म साहब सिंध के दूसरे अजला के लिए भी मज़ीद पैकेजेस का इस वक्त सोच रहे हैं, तो ये इसका उससे मिक्स ना करें। ये एक प्योरली इकनॉमिक वायबल वेंचर की तरफ जा रहे हैं, वो हमारे एग्जिस्टिंग शहर की इस्लाहात का मामला है। तो आपको बताएं कि बंडल आइलैंड पर तो वफाक और सिंध हुकूमत आमने सामने है, मगर आपको याद करवाते हैं कि एक कराची पैकेज था जो कि 1100 अरब रुपए का था। इससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी शहर कायद को, लेकिन ये पैकेज कहाँ गया? इस पे जो बातें हुई वो सिर्फ बातों की हद तक महदूद हो गई। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया, लेकिन उसके बाद अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। हर हफ्ते इजलास होना था, मंसूबे पर डिस्कशन होनी थी, आगे जो डेवलपमेंट होनी थी उस पर बात होनी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कराची पैकेज जो कि सिर्फ कराची पैकेज बातों तक महदूद रहा। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद के पीछे फ़ौज, आगे नवाज शरीफ थे, ऐसा कहा है मरियम नवाज ने। लाहौर में शुरका से खिताब के दौरान नवाज शरीफ का जिक्र करते हुए कहा, वो कैसा गद्दार था जिसके सर JF-17 की तैयारी का सेहरा है, जिसने मोटरवे बनाई और पाकिस्तान को रोशनियां दे गया। ऐसा गद्दार है वो कि अपने सीने पे अपनी सिक्योरिटी रिस्क को लेकर बेअज़्ब और रद्दुल फसाद लड़कर, कहते हैं ना कि उसके पीछे फौज थी। बिल्कुल रद्दुल फसाद में ज़रब-ए-अज़्ब के पीछे फौज थी, लेकिन आगे नवाज शरीफ खड़ा था। कैसा गद्दार था ये जो JF-17 थंडर बना गया और पाकिस्तान के डिफेंस को नाकाबिले तस्खीर बना गया। कैसा गद्दार था वो जो मोटरवे बना गया जिस पे जरूरत पड़ने के ऊपर जंगी जहाज लैंड भी कर सकते हैं और टेक ऑफ भी कर सकते हैं। इसी मामले पर वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि लीगी क़यादत ज़रब-ए-अज़्ब के मकसद के खिलाफ खड़ी थी। आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नून के बेशतर रहनुमा और कारकुनान नवाज शरीफ के हमरा नहीं खड़े होंगे। वो समा से बातचीत कर रहे थे। शरीफ साहब उनको मना नहीं करते थे कि उन्होंने भारत के बारे में किसी किस्म का कोई खिलाफ बयान नहीं देना। उन दोनों से ये पूछ लिया जाए कि क्या कलभूषण के टाइम पे किस तरीके से इन्होंने मना किया हुआ था, तो क्या ये तमाम चीजें जो फौज ऑपरेशन कर रही थी ज़रब-ए-अज़्ब उससे जुड़ी हुई नहीं थी? ये सारी चीजें, क्या इनका ज़रब-ए-अज़्ब के ऊपर कोई असर नहीं था? तो फॉरेन ऑफिस को ये मना करना कि वो किसी किस्म का कलभूषण का नाम नहीं लेंगे या भारत के बारे में कोई ऐसा बयान नहीं देंगे जो पाकिस्तान की सलामती के ऊपर जिससे हर्फ आ रहा था, तो क्या ये ज़रब-ए-अज़्ब में खड़ी मरियम साहब या उनके वालिद उस टाइम? वो तो मेरे ख्याल में जो ज़रब-ए-अज़्ब के ऑब्जेक्टिव थे उसके खिलाफ खड़े थे उस टाइम। मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लीडरान जो हैं वो ओन नहीं कर रहे नवाज शरीफ के स्टांस को, वो डिसओन कर रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि वो अब मुल्की सलामती के खिलाफ अपना नैरेटिव दे रहे हैं, तो अल्ताफ हुसैन बनने की वो कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ कहते हैं जो आइन की इज्जत नहीं करता मैं उसकी इज्जत नहीं करता, हम गुलाम बनकर नहीं रह सकते, अगर ऐसा होता रहा है तो अब नहीं होगा। नवाज शरीफ ने कहा है कि आए रोज़ यहाँ का निज़ाम बदल दिया जाता है, किसी भी इदारे को आइन के मुताबिक चलने नहीं दिया जाता।
एक वज़ीर आज़म को निकालने की कोई माकूल वजह होती तो और बात थी। RTS को बंद करके मैंडेट चोरी किया गया। लीगी कायद का कहना था कि आपने आइन शिकनी की है, ये नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। 4 वोटों की बरतरी से इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया। मैंने पहले वापस आने की कोशिश की तो वापस सऊदी अरब भिजवा दिया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने ऑरेंज लाइन को अपने बुग़्ज़ की वजह से रोका हुआ है। पेशावर BRT की लागत बहुत बढ़ चुकी है। इन्होंने फॉरेन फंडिंग केस की समाअत भी रुकवा दी है। इमरान खान बनी गाला की मनी ट्रेल कब देगा? मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप औरत के हक के हुक्मरानी के मुखालिफ हैं। अगर मरियम नवाज मुल्क की वज़ीर आज़म बन गई तो क्या आप सपोर्ट करेंगे? सहाफ़ी के सवाल के जवाब में मौलाना ने क्या कहा और मरियम ने क्या किया, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हमने औरत को कबूल नहीं किया था, हमने बर्दाश्त किया था। औरत के हक के हुक्मरानी से चिढ़ने वाले मौलाना फजलुर रहमान की रायवंड में जाकर मरियम नवाज से मुलाकात। शुक्रगुजार हूँ कि मौलाना साहब ने मेरी दावत कबूल की, आए, खाना खाया, बैठे, बहुत सारी बातें हुई। इशाइये के बाद मीडिया से गुफ्तगू के लिए बाहर तशरीफ लाए तो मुश्किल सवाल हो गया। औरत की हुक्मरानी के खिलाफ है, अगर मरियम नवाज साहबा वज़ीर आज़म बनती है तो आप इन्हें सपोर्ट करेंगे? सहाफ़ी के सवाल पर मरियम तो खुश नजर आई, लेकिन मौलाना मुश्किल में फंसे दिखाई दिए। मौलाना ने सीधे सवाल का टेढ़ा जवाब दिया। ये सवाल मेरा ख्याल है पीछे से फीडेड है। नाराज ना होना। सवाल मरियम के मफाद का था और बेनिफिशरी भी वही थी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने लिहाज किए बगैर कह दिया, मर्द हो या खातून, उसको उसकी अमानत वापस लौटाना, उसके लिए मेरा भी किरदार होगा और उसके लिए मरियम नवाज का भी किरदार होगा। मौलाना के जवाब के बाद मरियम ने सहाफ़ी की तरफ देखकर कहा, ठीक है, खुश है, खुश है। अरे मरियम साहिबा, सहाफ़ी की खुशी क्या और गमी क्या, उसका काम सवाल करना है और उसने सवाल कर दिया। ये सवाल तो आपसे बनता है कि मौलाना के जवाब के बाद आप खुश हैं या नहीं। तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी FIA को लाहौर पुलिस को मिल गए। अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में वारंट्स गिरफ्तारी की तामील से मुतालिक दस्तावेजात की मुसद्दिका नकूल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं नवाज शरीफ को आड़े हाथों लेते हुए अपोजिशन को चंद घरानों का गुलाम भी करार दे दिया। इस्लामाबाद से आदिल तनौली की रिपोर्ट देखिए। नैब रेफरेंसेस का सामना करने के लिए नवाज शरीफ को वापस लाने का मिशन तेज। तोशा खाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत के फैसले के बाद नैब की जानिब से मियां साहब के दायमी वारंट गिरफ्तारी FIA और लाहौर पुलिस को मौसूल हो गए। इमिग्रेशन रिकॉर्ड में नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने का हुक्मनामा शामिल किया जाएगा। अदालती फैसले के मुताबिक बताया गया नवाज शरीफ जब भी गिरफ्तार हो इन्हें अदालत में पेश किया जाए। लाहौर के मुतलका पुलिस स्टेशन को भी अहकामात जारी। अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील से मुतल्लिक दस्तावेज की मुसद्दिका नकूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गयी। वज़ारत खारजा के मुबश्शिर खान ने नकूल जमा कराई। मियां साहब के वारंट्स गिरफ्तारी पर वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि अफसोस अपोजिशन की सियासत चंद घरानों की गुलामी में फंसी है, वरना अदालती फैसले के मुताबिक तो नवाज शरीफ नाअहल, झूठे, मफरूर, इश्तिहारी और सजा याफ्ता मुजरिम के अलावा कुछ भी नहीं। अपोजिशन को मीडिया पर पाबंदियों की फिक्र रहती है, मगर सहाफ़ी सख्त सवाल पूछ लें तो तेवर बदलने लगते हैं। कल अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सहाफ़ी के सवाल को मौलाना फजलुर रहमान ने फीडिट करार दे दिया। मरियम नवाज हो या बिलावल भुट्टो, सख्त सवालात किए जाएं तो रद्द अमल एक जैसा होता है। आपको दिखाते हैं। मीडिया की आज़ादी की दावेदार अपोजिशन जमातें मीडिया से चिढ़ने लगी। सीधे साधे सवाल भी फीडेड लगने लगे। औरत की हुक्मरानी के खिलाफ है, अगर मरियम नवाज साहबा वज़ीर आज़म बनती है तो आप इन्हें सपोर्ट करेंगे? ये सवाल मेरा ख्याल है पीछे से फीडेड है। नाराज ना होना। फजलुर रहमान का ये जवाब उसी माइंड सेट की अक्कासी करता है जो अपोजिशन का वतीरा बन चुका है। एयरवेज साहब की बाइकआउट है। जी बिल्कुल, समा से एयरवेज साहब की बाइकआउट है। जी बिल्कुल, समा से। माजी में बिलावल भुट्टो भी इसी तर्ज अमल का मुजाहिरा कर चुके थे। अब आपका बॉसेस को कह दें ना मेरे साथ ज्यादती बंद करे, फिर आपका माइक भी होगा। अपोजिशन लीडर भी तीखे सवाल पर चुप साध कर निकल जाते हैं।
कल मुश्तरका इजलास से वॉकआउट करके कोई फिक्स मैच था, हुकूमत के लिए मैदान खुला छोड़ दिया गया। तो कभी बिलावल के गार्ड सहाफियों से बदतमीजी और मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं। मैंने बता दिया ना आपको। आप नहीं, वो बता। एक तरफ मरियम नवाज को मीडिया जकड़ा हुआ दिखाई देता है। मैं ये समझती हूँ कि मीडिया भी जिस तरह पहले खौफ की जंजीरों में जकड़ा रहा है, मैं उसमें उतना कसूर मीडिया का नहीं कहती, लेकिन अब आप देखें आहिस्ता आहिस्ता सब ये जंजीरें तोड़ रहे हैं। तो दूसरी जानिब यही मरियम नवाज सवाल पूछने वाले पर तंज करती दिखाई देती हैं। ठीक है, खुश है, खुश है। ऑपोजिशन जमातों का मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू का रवैया आज़ादी इजहार राय पर उनके दावों पर सवाल उठा रहा है। औरत की हुक्मरानी से मुताल्लिक़ सवाल को मोहम्मद ज़ुबैर ने भी फीडेड करार दे दिया। हुकूमती मुआविन शहबाज गिल ने तंज कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि साबित हो गया कि लूटमार एसोसिएशन मीडिया की आज़ादी नहीं चाहती। औरत को कबूल नहीं किया था, हमने बर्दाश्त किया था। औरत की हुक्मरानी के खिलाफ है, अगर मरियम नवाज साहबा वज़ीर आज़म बनती है तो आप इन्हें सपोर्ट करेंगे? ये सवाल मेरा ख्याल है पीछे से फीडेड है। नाराज ना होना। कुछ बातें अज़राहे मजाक होती हैं, उनका मीडिया की आज़ादी से कोई ताल्लुक नहीं होता। नवाज शरीफ के तर्जुमान ने सहाफ़ी का सवाल फीडेड करार दे दिया। समा से गुफ्तगू में कहा कि फजलुर रहमान ने अच्छा जवाब दिया। मीडिया भी तो काफी अपनी सवाल करता है, जो लाइटर साइड पर होते हैं उसको उसी पहलू में लेना चाहिए। बड़े अच्छे माहौल में सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो जिन्होंने सवाल पूछा था उनको फिर जवाब भी दिया उन्होंने। लेकिन हुकूमती मुआविन शहबाज गिल ने फजल रहमान का इल्जाम ट्वीट कर दिया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने रवैया काबिल मजम्मत करार दिया। इनकी मर्जी का सवाल ना हो तो ये कहते हैं ये फीडेड है। आप हर सवाल का जवाब दो ना। आपने फतवा दिया था 80s के एंड में कि औरत की हुक्मरानी नाजायज है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है और आप आए बाएं शाये कर रहे हैं। ये फिर आलमे हक वाली बात तो ना हुई, ये तो आलमे सू वाली बात हुई। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं ये मीडिया की आजादी नहीं चाहते। अपने दौरे इख्तिदार में मफरूरुद्दीन सुल्तान ने मारूफ अखबार पर पाबंदी भी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट से आने वाले अहम रिमार्क्स की बात करते हैं। मुल्जिमान सीना तान कर फिर रहे हैं और नैब ने दिफाई पोजीशन इख्तियार कर रखी है। नैब की वजह से ही मुल्जिमान को फरार का रास्ता मिलता है। सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर कौमी एहतसाब ब्यूरो पर बरहम। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए, कार्रवाइयों से तासुर मिलता है कि नैब जानिबदार है। इस्लामाबाद से देखिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की कार्रवाइयों पर फिर सवालात उठा दिए। नंदीपुर पावर प्लांट ऑयल टैंकर्स गुमशुदगी केस में जजेस के सख्त रिमार्क। दौरान समाज जस्टिस मुशीर आलम नैब पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि कौमी एहतसाब ब्यूरो इम्तियाजी सलूक न करे। नैब गिरफ्तारियों के बारे में बहुत सिलेक्टिव है। नैब कार्रवाइयों से तासुर मिलता है कि मुल्जमान के साथ रवैया जानिबदाराना है। जस्टिस काजी अमीन ने अपने रिमार्क्स में कहा मुल्जमान सीना तान कर फिर रहे हैं और नैब दिफाई पोजीशन इख्तियार किए हुए है। नैब की वजह से ही मुल्जमान को फरार का रास्ता मिलता है। बराबरी का सलूक न हो तो सिस्टम नहीं चल सकता। करप्शन बहुत ज्यादा हो रही है, इदारा इसे खत्म करे। अदालत ने करार दिया कि 134 साल टैंकर्स गायब हुए। एक मुल्जम ने 12, दूसरे ने 17 और तीसरे ने 13 टैंकर्स गायब किए, लेकिन नैब ने सबको छोड़कर 6 टैंकर्स गायब करने वाले एक मुल्जिम मोहम्मद असलम को पकड़ लिया। अदालत ने इस्तिफसार किया कि नैब ने सब मुल्जमान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। नैब वकील का कहना था कि हमने सबसे पहले मंसूबा साज पर हाथ डाला है। अदालत ने मुल्जिम असलम की जमानत मंजूर करते हुए 10 लाख रुपए की मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ की तलबी के लिए ऐलान करने के प्रोसिक्यूटर नैब के बयान पर मरीम औरंगजेब गुस्से में आ गई। मशवरा दिया कि नैब के अहदेदार अपने गले में ढोल डालकर पाकिस्तान की गलियों में बजाएं। इस काम के लिए तांगे भी हायर किए जाएं। मुस्लिम लीग नून खैर मकदम करेगी। नैब प्रोसिक्यूटर क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ के बारे में इश्तिहारात अखबारात के अलावा ढोल बजाकर ऐलानात लाउड स्पीकर के जरिए किए जाएंगे। हम खैर मकदम करते हैं। हम नैब प्रोसिक्यूटर का और इस नैब के बयान का खैर मकदम करते हैं और हम खैर मकदम करने के साथ साथ ये मशवरा देते हैं कि चेयरमैन नैब, डीजी सारे नैब के, हमरा नैब के अमले के गले में ढोल डालकर लाउड स्पीकर लेकर पाकिस्तान के हर शहर में ऐलान करें। हम चैलेंज करते हैं, हम खैर मकदम करेंगे
आप अपने गलों में ढोल डालकर, लाउड स्पीकर लेकर, टांगे हायर करके ऐलानात करें। जाली अकाउंट स्कैंडल का पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस भी बाकायदा ट्रायल में दाखिल हो गया। ओमनी ग्रुप के अब्दुल मजीद समेत 17 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। कराची में अरबों रुपए की सरकारी जमीन को प्राइवेट दिखाकर निजी कंपनी के नाम अलाट करने का केस। पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस में अब्दुल गनी मजीद और लैंड डिपार्टमेंट के आफ्ताब मेमन समेत 17 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आए। तमाम मुल्जिमान का सेहती जुर्म से इनकार। अदालत ने नैब को 16 अक्टूबर के रोज गवाहान पेश करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान पर गैर कानूनी अलॉटमेंट और जाली अकाउंट्स के इस्तेमाल से कौमी खजाने को 2.5 अरब रुपए से ज्यादा नुकसान पहुँचाने का इल्जाम है। जाली अकाउंट्स के ही सिंध बैंक मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आसिफ जरदारी के करीबी साथी यूनुस की दवाई को इश्तिहारी करार दिया गया। नैब ने अदालत को बताया कि यूनुस की दवाई बैरून मुल्क रोपोश है। अदालत ने मुल्ज़म की जायदाद जब्त की कार्रवाई शुरू करने के अहकाम जारी कर दिए। यूनुस की दवाई को पार्क लेन रेफरेंस में पहले ही इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। सिंध बैंक को मनी लॉन्ड्रिंग से 25 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने के केस में ही नामजद ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर असलम मसूद का डेथ सर्टिफिकेट अदालत में पेश। नाम मुल्ज़मान की फहरिस्त से निकाल दिया गया। 2 गैर हाजिर मुल्ज़मान को दोबारा तलबी के नोटिस जारी करते हुए समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। वक्त गुजर गया, मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल हो चुका। बेहतर होगा कि MQM एतराज़ात के हवाले से नई दरख्वास्त दायर करे। सुप्रीम कोर्ट ने मरदमशुमारी से मुताल्लिक़ दरख्वास्त निपटा दी है। इस्लामाबाद से देखिए शहजाद अली की रिपोर्ट। मरदमशुमारी से मुतल्लिक़ MQM की दरख्वास्त पर समाअत। कन्वीनियर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खालिद मकबूल सिद्दीकी और साबिक कन्वीनियर डॉक्टर फारूक सत्तार सुप्रीम कोर्ट में पेश। वकील सलाहुद्दीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि दरख्वास्त में मरदमशुमारी के अमल में गलतियों की निशानदही की गई। कराची के 13% ब्लॉक्स में वोटर्स ज़्यादा और आबादी कम है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, मरदमशुमारी के बाद अब काफ़ी वक्त गुजर चुका है, बेहतर होगा कि नई दरख्वास्त में एतराज़ात उठाएं। दौरान समाअत फारूक सत्तार ने कहा, अवाम के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी की जा रही है, उन्हें हक़ हुक्मरानी से महरूम किया गया। इस पर जस्टिस मुशीर आलम बोले, मसला सिर्फ आपका नहीं दीगर सूबों का भी है। मरदमशुमारी का अमल जैसा भी था अब मुकम्मल हो चुका है, दरख्वास्त दायर करें जो वाज़ेह हो। खालिद मकबूल ने मरदमशुमारी के अमल को तारीखी नाइंसाफ़ी करार दे दिया। मरदमशुमारी में जिस तरह नाइंसाफ़ी की गई है उसकी पूरी तारीख है। भुट्टो साहब के दौर में इतने बड़े पैमाने पर इस पर धांधली की गई थी। तो आज जो हमारी पिटीशन है उसके बाद हमें उम्मीद है कि मरदमशुमारी का तरीक़ाकार भी पाकिस्तान में इस काबिल हो जाएगा कि उस पर धांधली करना मुमकिन नहीं होगा। अदालत ने MQM की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर निपटा दी। अब आपको बताएं, कराची में FB एरिया में लुटेरों ने एक गली को निशाने पर रख लिया। खातून को लूटने की कोशिश नाकाम हुई तो दूसरे रोज नौजवान को लूट लिया। सिर्फ FB एरिया ही नहीं, स्ट्रीट क्रिमिनल हर गली मोहल्ले में दंदनाते फिर रहे हैं। शहर में 9 माह के दौरान लूट मार की 40,000 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बेकाबू हो गए, इलाका बदला ना ही गली। लुटेरों ने FB एरिया ब्लॉक 15 की एक गली को निशाने पर रख लिया। 2 रोज के दौरान एक ही गली में 2 वारदातों की कोशिश। 6 अक्टूबर की रात खातून से लूट मार की कोशिश नाकाम हुई तो अगले ही रोज लुटेरे फिर इसी गली में पहुंचे और 2 नौजवानों को असले के जोर पर लूट लिया। रवां साल तो स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने हदें पार कर दी। 9 माह के दौरान 40,000 से जायद वारदातें रिपोर्ट हुई। वारदातों के दौरान 15,000 शहरी अपने मोबाइल फोन से हाथ धो बैठे। 25,140 मोटरसाइकिलें और 1,095 गाड़ियां मुख्तलिफ इलाकों से चोरी कर ली गयी, जबकि 1752 मोटरसाइकिलें और 147 गाड़ियां छीन ली गईं। इस साल भत्ताखोरी की 3 वारदातें हुई, जबकि एक बैंक भी इस साल जराइम पेशा अफराद का निशाना बना। एक कार, एक गिरोह और एक ही इलाके में एक ही तरीक़ा वारदात। डिफेंस कराची में ब्लैक करोला कार गैंग दुकानदारों के लिए खौफ की अलामत बन चुका है। नॉर्थ कराची में हाजिर दिमागी की वजह से शहरी लुटने से बच गया। शहर कायद में लूट मार का बाजार गर्म। डिफेंस में ब्लैक करोला कार गैंग दुकानदारों के लिए खौफ की अलामत बन गया।
एक माह में एक ही दुकान में 2 बार वारदातें की गईं। चोर मुबैना तौर पर 70 लाख रुपए मालियत से जायद का सामान और नकद रकम लेकर फरार हुए। डिजाइनर शॉप में पहली वारदात 8 मुहर्रम जबकि दूसरी गुज़िश्ता रोज हुई। फुटेज में एक चोर को दुकान के कुंडे काटते हुए देखा जा सकता है। 2 चोरों ने शटर खुलते ही दुकान से माल समेटा और चलते बने। शहर का कोई इलाका लुटेरों से महफूज नहीं। नॉर्थ कराची में शहरी की हाजिर दिमागी ने उसे लुटने से बचा लिया। सुनसान गली में मुल्जिमान ने कार सवार शख्स को 2 मरतबा घेरने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। शहरी गाड़ी भगाता हुआ बच निकलने में कामयाब हो गया। उधर खानपुर में जमींदार के मुलाजिम ने ही मालिक के 11 साला बच्चे को मुबैना बदफेली के बाद कत्ल कर दिया। भावलपुर में 4 साला बच्चे से बदफेली करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। खानपुर में मालिक के 11 साला बेटे को उसी की ज़मीन पर काम करने वाले मजदूर ने मुबैना बदफेली के बाद गला दबाकर कत्ल कर दिया। लाश खेत में फेंकी और अगले दिन दोबारा मुलाजिमत पर पहुंच गया। मुलजिम परवेज मालिक के साथ बच्चे को तलाश करने का ड्रामा करता रहा। जो एक मशकूक शख्स था उनका मुलाजिम परवेज, जिसके साथ शाम को बच्चा आखिरी टाइम देखा गया था, उसको जब इंटरोगेट किया गया तो उसने बतलाया कि वाकई मुझसे गलती हुई है, मैंने बच्चे के साथ बदफेली करके जना करके उसको मार कर लाश फसल कमाद में फेंक दी है। उधर भावलपुर के इलाके चन्नी गोठ में 4 साला बच्चे से मुबैना ज्यादती करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम लाला राम बच्चे को चीज दिलाने के बहाने लेके गया था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद कार्रवाई जारी है। आगे बढ़ते हैं। जामिया कराची में मुबैना हिरासगी के वाक़े में यूनिवर्सिटी से बाहर के लड़कों के भी मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। मजीद क्या कुछ सामने आया है तहकीकात में, जानेंगे आमिर मजीद से। जी आमिर, बताएगा मजीद क्या कुछ पता चल सका इन्वेस्टिगेशन में? जी बिल्कुल, इस बात का इल्म लगाया गया है कि जो मुतासरा तालिब इल्म है IBA के, उन्होंने तो वजह बता दी कि वो रात के वक्त जामिया कराची में क्या कर रहे थे, लेकिन इस बात का तयन किया जा रहा था कि रात के वक्त तकरीबन 12 बजे के करीब ये गैर तजदीसी अमले का जो बच्चे हैं ये वहां पर जाए वो कुआ पर क्या कर रहे थे, तो इसमें सामने यह है HEJ सेंटर है, उनका फ्री वाईफाई की सर्विस है जो उसको अवेल करते हैं। ये जामिया कराची के गैर तजदीसी अमले के बच्चे हैं, बल्कि बाहर से भी कुछ बच्चे आके इनको ज्वाइन करते हैं। और अब ये तहकीकात में सामने आया है कि ये इस वाक़े में 10 मुल्जिमान जो हैं वो मुलव्विस थे, इनमें से 4 मुल्जिमान जो हैं उनका ताल्लुक जामिया कराची के गैर तजदीसी अमले के बच्चों से नहीं है, बल्कि वो बाहर रहते हैं। उन 4 जो मुल्जिमान हैं उनकी निशानदेही कर ली गई है। जो गिरफ्तार मुल्जिमान हैं उनकी मदद से अब उनकी तलाश का सिलसिला जारी है। ठीक आमिर, आपका शुक्रिया। कहते हैं कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। ये बात मुहावरे की हद तक तो ठीक है, लेकिन जो सूली पर जाता है हकीकत में उसकी नींदें उड़ चुकी होती हैं। सूली चढ़ाने वाले के भी हाथ कांप जाते हैं। सऊद बिन मुर्तज़ा हमें लेकर जा रहे हैं कराची की सेंट्रल जेल। उनसे जानते हैं कि सज़ाए मौत के मुजरिम और ख़ुद जल्लाद के क्या तासुरात होते हैं। यूँ तो जेल का नाम ही बुरा है, लेकिन जेल में भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर बड़े से बड़ा मुजरिम जाते हुए खौफ खाता है। वो मुकाम क्या है, आइए जानते हैं। सेंट्रल जेल को 1899 में अंग्रेज़ों ने बनाया था और जहाँ मुख्तलिफ सेल्स बनाए गए वहीं फांसी घाट भी तैयार किया गया। फांसी घाट को सिर्फ फांसी के लिए खोला जाता है और ये वो जगह है जहाँ बड़े बड़े मुजरिमों के पाँव कांप जाते हैं। नाप तोल का हमारे को पर्चा देते कि भाई इसका इतना कद है, इसका इतना वज़न है, इसका इतना गला है, कितना रसा रखना है आप लोगों ने, वो सब उस नाप तोल में होता है। फर्ज करो कि उसका वज़न 40 किलो है तो हम 80 किलो में रसे को चेक करेंगे। बजरी डाल के 80 किलो में चेक करेंगे। चेक करने के बाद आखिरी रात में हम लोग रस्से को फिटफाट करके सब कुछ कर आखिरी रात उसको मक्खन लगाते हैं हम लोग। 3 दिन लगातार हम लोग रिहर्सल करते हैं इस चीज़ की कि भाई रस्सा एट ए टाइम टूट तो नहीं जाएगा या लाश की बेहरमती तो नहीं होगी। होती है ना घबराहट, कैसे नहीं होती, इंसान की जान लेनी होती है। डर खौफ किसको नहीं होता है।
डर तो होता है, डर के बगैर तो इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। साथ था मेरा हुक्मदार, फिर उसने अपने साथ ले लिया मेरे को। जब कोई फांसी होती थी मुझे वो काम वाम सिखाते थे, उनके साथ भी लगाता रहा। उनका इंतकाल हो गया, उनके बाद फिर मैं लगाता रहा। 15-16 फांसियाँ लगा चुका हूँ, आखिरी फांसी यही लगी हुई है जो बोर्ड पे लिखी हुई है। क्या तासुरात होंगे बेचारे, वो तो हर कदम मौत की तरफ जा रहा है, उसके क्या तासुरात होंगे। उसको तो बचपन से लेके पूरी दुनिया के ख्यालात आते होंगे कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, ये किया, वो किया, वो किया, वो किया। उस दिन में उसका टाइम ही यहाँ तक गुजर जाता है। मास्टर साहब बैठते हैं, वो पूछते हैं उनसे आखिरी ख्वाहिश, उसको केस बेस के बारे में बताते हैं कि भाई आपने अपील की, ये किया, सब आपकी रद्द हो गई, मुद्दइयों ने भी आपको नहीं माफ़ किया, बहरहाल इस केस में आपको फांसी दी जा रही है। फांसी गार्ड से एक अलग ही खौफ आता है। जराइम पेशा अफराद अगर ना संभलें तो उनके लिए सिर्फ ये एक इबरत है। कैमरामैन सनाउल्लाह डेरी के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं। KPK को सस्ते दामों गंदम की फराहमी पर सूबाई वज़रा ने एतराज़ात उठा दिए। बोले पंजाब के अवाम के टैक्स का पैसा दूसरे सूबों पर खर्च नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म की हिदायत सामने आई तो वज़ीर खामोश हो गए। मज़ीद जानते हैं लाहौर से नईम अशरफ बट की रिपोर्ट में। महंगी गंदम दरामद करके दूसरे सूबे को सस्ती क्यों दें? पंजाब के वज़रा ने सवाल तो उठा दिया, लेकिन वज़ीर आज़म की हिदायत सामने आने पर बेबस हो गए। 21 सितंबर के पंजाब काबीना इजलास में गंदम की दरामद का मामला सामने आया तो 3 सीनियर वज़रा ने एतराज उठा दिया। बोले जब हम गंदम 2500 रुपए फी मन से जायद कीमत पर दरामद करें तो फिर सब्सिडी देकर सस्ती गंदम पंजाब के अवाम के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा को क्यों फरोख्त की जाए। वज़रा ने एतराज किया कि पंजाब के अवाम के टैक्स का पैसा दूसरे सूबे पर खर्च नहीं होना चाहिए। वज़रा के एतराज़ात बढ़े तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि ये तो वज़ीर आज़म की हदायत है कि हमें इसी रेट पर सब्सिडाइज गंदम KPK को देनी है, जिसके बाद वज़रा खामोश हो गए और गंदम की दरामद की मंजूरी दे दी गई। KP को गंदम सस्ते दामों फरोख्त करने पर पंजाब को 40 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी बर्दाश्त करना होगी। दूसरी जानब 6 अक्टूबर के पंजाब काबीना इजलास में चीनी की दरामद पर भी वज़रा के दरमियान बहस हुई, जिसमें काबीना को बताया गया कि सिर्फ 26 रोज की चीनी के ज़खायर बाकी बचे हैं। तहम 18 अक्टूबर को दरामद शुदा चीनी मुल्क में पहुंच जाएगी, जिस पर वज़रा ने कहा कि अगर हम सब्सिडी के बगैर चीनी दूसरों को दें और स्मगलिंग ना होने दें तो दरामद की जरूरत ना पड़े। नईम अशरफ बट, समा, लाहौर। महंगाई के मारे आवाम के लिए बुरी खबर है कि नेपरा ने 1 माह के लिए बिजली की कीमत में 83 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया है। रवां माह के बिलों में सार्फिन पर 10 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची वालों पर इतलाक नहीं होगा। इस्लामाबाद से देखिए वहाब कामरान की रिपोर्ट। बिजली सारिफीन को नेपरा का एक और झटका। जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 83 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। रवां माह के बिलों में आवाम से इजाफी 10 अरब रुपए से जायद वसूल किए जाएंगे। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जुलाई में बिजली की पैदावारी लागत 4 रुपए 37 पैसे फी यूनिट रही, जबकि जुलाई में रेफरेंस फ्यूल लागत 3 रुपए 54 पैसे फी यूनिट थी। अथॉरिटी का कहना है कि फैसले का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के अलावा मुल्क भर के तमाम बिजली सारिफीन पर होगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने जुलाई के लिए कीमत में 98 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी, जिसकी समाअत 30 सितंबर को नेपरा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में हुई। अथॉरिटी ने आदाद शुमार का जायजा लेने के बाद कीमत में 98 पैसे की बजाय 83 पैसे फी यूनिट इजाफा किया। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में कोरोना के बायस गुर्बत बढ़ गई। आलमी बैंक ने तस्दीक कर दी है। अगले साल से मुआशी बेहतरी की नवीद भी सुना दी। भारी कर्जों की अदायगी में मुश्किलात और गैर यकीनी सूरत हाल से खबरदार भी कर दिया। इस्लामाबाद से शकील अहमद अपनी रिपोर्ट के साथ। आलमी बैंक ने कोरोना ज़दा मुआशी हालात का पोस्टमार्टम कर दिया। साउथ एशिया इकनॉमिक फोकस बीटन और ब्रोकन के नाम से अहम रिपोर्ट जारी। बताया गया पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ी। टिड्डी दल और शदीद बारिशों से समाजी और कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर हुई। 1 करोड़ 40 लाख अफराद बेरोजगार होने का तखमीना। रिपोर्ट में हुकूमत पाकिस्तान के 2% शरह नमू के हवाले से दावे मुस्तरद। शरह नमू इलाकाई ममालिक में सबसे कम 0.5% रहने की पेशगोई कर दी। कहा गया अगले साल कर्ज बिलहाज GDP की शरह 93.8% तक पहुँच जाएगी। अखराजात में इजाफे और बैरूनी कर्जों की वापसी में शदीद मुश्किलात का भी इंतबाह।
रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 बुरा सही, लेकिन 2021-22 बेहतरी का पैगाम लाएगा। ज़राअत, खिदमात और सनत समेत मुआशी शोबों में बतदरीज बेहतरी मुतवक्के। शरह नमू 2% तक बढ़ने, महंगाई 9 से कम होकर 7% पर आने की उम्मीद भी बंधा दी। जनूबी एशियाई ममालिक के मुतालिक कहा गया कि -7.7% की हालिया शरह नमू अगले बरस बेहतर होकर 4.5% हो जाएगी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।